नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे परम मित्र जो है अजय एल दुबे जी हैं। अजय एल दुबे जी मूलतः भदोही ज़िले के मानिकपुर जो चौरी बाज़ार के जस्ट बगल में मानिकपुर गांव है, वहीं के रहने वाले हैं और रहते हैं मुंबई में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी भी निभाते हैं और वहाँ पे अपना उद्योग भी करते हैं। उद्योग की चर्चा नहीं, हम सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, सामाजिक सेवा की बात कर रहे हैं। कैसा लगा, बहुत दिन बाद आप भदोही में आए हैं? बहुत अच्छा लगा। और इस समय हमारे शहर में एक चुनाव का भी माहौल देखने को मिल रहा है, प्लस गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। और बहुत दिनों से माता पिताजी से भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये हुआ कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा मिला भी आते हैं और यहाँ पे अपने लोगों से भी मिल लेते हैं, एक चुनाव का माहौल भी देख लेते हैं। बस उसी विषय पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। और भदोही में आप आए, थोड़ा बहुत तो घूमे होंगे। क्या लग रहा है आपके भदोही में कि चुनाव तो आ गया है, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मुख्य मुद्दा जो है हमेशा शहर का एक ही रहता है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सब बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं जो हमारे सभी जो भी हमारे शहर के लोग हैं उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। और वो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं यहाँ से 25-30 साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। मेरी आधे से ज़्यादा पढ़ाई यहाँ हुई है, मैं यहाँ रहा हूँ, भदोही में बहुत घूमा हूँ, शहर में बहुत घूमा हूँ, लेकिन बदलाव मुझे आज भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। वैसे जस का तस है। हाँ, जस का तस है। अभी जैसे लाइट तो सुधरी है फिलहाल, लाइट सुधरी है, लेकिन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप होना चाहिए जो है उनमें कोई बदलाव नहीं। इस बार ना हरीश भाई में बाई रोड आया मुंबई। अच्छा। हाँ, तो मैंने रास्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जो केंद्रीय लेवल पे जो काम चल रहा है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं जब रात को शहर में घुसा, खास करके उत्तर प्रदेश में जब, तो मुझे रोड के दोनों साइड एकदम जगमग वाला माहौल दिखा। हाँ, सड़क पे। पहले ऐसा होता था कि एकदम अंधेरा रात में, मतलब ट्रैवल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती जी। लेकिन मैं पूरा रात को ट्रैवल किया और मैं यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा कि भाई शहर में हमारे, और एटलीस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए हैं, बड़ी बड़ी रोड्स बन गई हैं, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन मैं जब शहर में अपने आया भदोही, तो मुझे भदोही आज भी वैसे ही कंजेस्टेड, ट्रैफिक वाला माहौल। हाँ, अभी हम लोग आ रहे थे तो बिल्कुल। हाँ, अभी हम लोग जब साथ में आ रहे थे तो वो कौन सा ब्रिज हम लोग उतरे? हाँ, वही रेलवे ओवर ब्रिज गजिया वाला है, आनंद नगर गजिया का है। उसके बाद से इतनी सकरी रोड, एकदम नैरो फनल, उसमें ही लोग आ रहे हैं, उसी में से लोग जा रहे हैं। और मैं देख रहा था लोग बड़े यूज टू हैं, उनको कोई ऐसी आश्चर्य वाली बात नहीं लग रही कि यार इतना ट्रैफिक है, मतलब वो लोग अपने हिसाब से आना जाना कर रहे हैं। कोई मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे शहर के लोग थोड़ा सा और जागरूक होने चाहिए कि ये सारी समस्याएं हमारी एक बेसिक है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उस ट्रैफिक में, किसी को कोई एम्बुलेंस मान लो वहाँ से पास होनी हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए कहीं कुछ सेपरेट जगह है और वहाँ से निकल कुछ नहीं, उसी में भीड़ में उनको भी सर्वाइव करना है और उनको जगह मिलेगी, टाइम मिलेगा, ट्रैफिक क्लियर होगी तो ही वो निकल पाएंगे, नहीं तो कोई ऐसा रास्ता नहीं। तो ये सब बहुत समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी जवाबदारी है। शहर में आज कोई भी अगर आपके आता है, 20 साल पहले भी वही था, इसके बाद भी आज भी वही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे शहर के नेता जो हैं यहाँ के कुछ काम कर रहे हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए। एक उत्तर प्रदेश में एक समस्या और होती है ना कि हम जब वोट देने की बारी आती है तो हम डेवलप की बात नहीं करते हैं कि हमारे शहर का विकास कैसा हो, गांव का, इसकी बात नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस जात का प्रत्याशी है ना, और किस पार्टी को वोट देना है। ये नहीं पूछते हैं कि जो प्रत्याशी आया है वो हमारे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या जानकारी रखता है, हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं मूलभूत उनके बारे में क्या जानकारी रखता है। इन चीज़ों पे हम कभी ध्यान नहीं देते, बस जात के नाम पे और पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं। जब तक जाति और पार्टी के नाम पे जो है वोट मिलते रहेंगे तो क्या कोई विकास के बारे में सोचेगा चुनाव जीतने के बाद?
ये भी तो एक महत्वपूर्ण विषय है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे शहर में जब इतना डेवलपमेंट की बात हो गई, लेकिन आज भी लोग जात पात में उलझे हुए हैं। पार्टियां भी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं वो भी हरीश भाई आज इस तरीके से कैंडिडेट्स को उतार रही है। ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ का क्षेत्रीय कौन है और कौन वहाँ पे, बस यही गुणागणित हो रही है कि अगड़ा कितना है, पिछड़ा कितना है, मुस्लिम कितने हैं, दलित कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण अपने पक्ष में कितने हैं, उसके पक्ष में कितने, बस यही जोड़ तोड़ की राजनीति चाय लेते रहिए। हाँ, ये अपने शहर में चल रहा है। और जब ऐसे ही जब तक चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शहर का कुछ विकास होगा और जनता का। और जनता भी आज वही चर्चा में, आज मैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भी गया था, तो वहाँ पे देख रहा हूँ तो लोग यही अपना कैलकुलेशन लगा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई बस वही। बाकी डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो किसी के हाथ में अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि भाई ये एक कैंडिडेट आया है, इसने अपना ये डेवलपमेंट का एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें शहर में उसको ये चीज़ें लानी है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा। बस खाली कैसे रिझाओ, कैसे बुलाओ, और बस वही चुनाव का माहौल है तो भैया 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 भैया। हाँ, वही। इसके बाद फिर जीत के और चले जाएंगे दिल्ली से फिर पलट के नहीं देखेंगे कि हमारे शहर में होना तो चाहिए ना कि जैसे जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अब जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो तो पूरे देश के लिए होता है ना, कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी ये योजनाएं हैं, ये हम जो है घोषणा पत्र कर रहे हैं, ये डेवलप करेंगे, तो देश की बात करते हैं। एक मैनिफेस्टो होना चाहिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उस क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए। यस कि जो है हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, एटलीस्ट उसको आप देखो। हाँ। केंद्र की समस्या जो भी मैनिफेस्टो है वो तो लागू होगा। वो मैंने बताया ना कि अभी जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने अद्भुत काम किया है। ठीक है, वो शहर का दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ तो मुझे यहाँ की जो बहुत सारी ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होंगे जो हो सकता है कि उस केंद्रीय मैनिफेस्टो में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल नहीं वो होगा। जवाबदारी मेरी है कि शहर में मैं जीत के आऊँ तो मैं कितना लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूँ, वो समस्याओं से कैसे निजात दिला सकता हूँ मेरे शहर के लोगों के लिए, ये व्यक्तिगत मेरी हो। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता किसी का ऐसा होमवर्क होगा कि शहर की होमवर्क करेगा भी कैसे। आप ये देखिए, जो है जो जातीय समीकरण, जातीय आंकड़े जो हैं उसके आधार पे जो प्रत्याशी थोपा जा रहा है, मैं ही कहूँगा कि थोपा जा रहा है। जैसे आप अपने भदोही में देख लीजिए, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिंद को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। रमेश बिंद कौन थे? मजमा के विधायक थे, तो यहाँ नहीं रहते थे, मजमा के रहते थे। अब चुनाव के समय वो आए, यहाँ पे जो है फ्लाइट उनकी लैंड की, उतर गए, तो उनको क्या पता कि भदोही में क्या है क्या नहीं है। हाँ, उनको किसी गांव में जाना है, किसी शहर में जाना है तो पार्टी के लोग ही बताएंगे कि आपको इसी रास्ते जाना है। उनको तो कुछ पता ही नहीं थे, कहाँ से प्लान बनाएंगे। और वहीं इस बार भी हुआ है कि जिस आदमी का भदोही से कोई लेना देना नहीं था, विनोद बिंद को लाके यहाँ पे उतार दिया गया। तो जिसको क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं तो प्लान क्या बनाएगा। ये भी तो होता है ना कि स्थानीय और बाहरी। क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता नहीं है कि इस बार जनता इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। जनता सोच रही है, जागरूक तो हो ही रहे हैं लोग। बिल्कुल, क्योंकि जनता जब देखती है कि हमारे शहर में कोई ऐसा एक चेहरा है जो काम कर रहा है, और जब चुनाव का माहौल होता है तो फिर अचानक कोई दूसरा आगे खड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को ये लगता है, एक रोष होता है कि यार नहीं यार, ये कैंडिडेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारे शहर में हमेशा दिखता रहता है, काम करते रहता है, आश्वासन देता है, हमारे उसके अच्छे संपर्क हैं। अभी ये महाशय जो है आए हैं और पता नहीं जनता इनको कितना जानती हुई, और ये चुनाव के बाद 2 महीने बाद फिर शायद यहाँ दिखेंगे भी नहीं, या यहाँ की जनता जो है वहाँ तक अप्रोच भी नहीं कर पाएगी, शायद पहुँच भी नहीं पाएगी अपनी समस्या को लेके। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर में इस तरीके से लोग कैंडिडेट भेज देते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की मैं बात करूं या पार्टी कोई हो, उससे मतलब नहीं है। पार्टी खाली बस अपना कैलकुलेशन देख रही है कि यहाँ पे अगड़े पिछड़े ये वो कितने हैं। जाति समीकरण कैसा बैठ रहा है। लेकिन एक चीज मैं और बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो यहाँ पे एक बिंद समाज के लोगों को जो है यहाँ पे महत्व दिया गया, टिकट दिया गया, मुझे लगता है कि यहाँ पे
ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा तादाद में है। बावजूद इसके मैं अभी जौनपुर में चुनाव प्रचार में था, तो वहाँ पे भी 2-3 दिन से लगातार जा रहा हूँ। तो वहाँ पे लोगों का यही है कि भाई जौनपुर या इस पट्टे में पूरे जितनी भी सीट्स है, मैं बीजेपी की बात करूँगा, उनको कोई ब्राह्मण कैंडिडेट ही नहीं मिला। कोई भी मतलब वो जाति के आधार पे यहाँ पे पैराशूट से लोगों को उतार रहे हैं। उतार रहे हैं। अब वो जनता जो है इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से देख रही है, बहुत रोष प्रकट कर रही है कि भाई यहाँ पे इतने सालों से कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं, जबकि अगर मान लो 2.5 लाख 3 लाख अगर बिंद हैं तो 4.5 लाख ब्राह्मण भी हैं। इसके बाद भी उनको 4 लाख पकड़िए, 4 लाख ब्राह्मण हो गए और बाकी 1 लाख राजपूत मिला दीजिए, 5 हुए। और सवर्णों में लीजिए तो श्रीवास्तव लोग भी होंगे, 25-30,000 40,000 वो भी होंगे, तो 6 लाख तो हो जा रहे हैं, आराम से हो जा रहे हैं। इसके बावजूद भी उपेक्षा हो रही है तो लोग सोचेंगे ना, स्वाभाविक है। अभी ये बात अलग है कि कितने उस पे अवेलेबल हैं, कितने वोट करेंगे या कितने ब्राह्मण ठाकुर कितने जगहों पे डिवाइड है, वो एक अलग बात है। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं ना, बिल्कुल सोचेंगे। प्लान जब अगर आप जाति आधार पे अगर आप वोट कैंडिडेट उतार रहे हो तो लोग भी सोचेंगे ना कि हम इतने बाहुल्य हैं, इसके बाद भी हमको वहाँ पे हमारे समाज के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है इस बार इस पट्टे में, शायद उसका इम्पैक्ट चुनाव के काफी देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, चाय लीजिए, बातें होती रहेंगी। जी।